दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 पीएम यूट्यूब चैनल को बहाल करने का आदेश दिया है। आपको याद होगा, मार्च के दूसरे सप्ताह में 4 पीएम यूट्यूब चैनल को सरकार के निर्देशों पर बंद कर दिया गया। तब से ये मामला लटका रहा और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने न सिर्फ चैनल को बहाल करने का आदेश दिया है, बल्कि उन 26 वीडियोस को जिन पर आपत्ति जताई गई थी उन्हें अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ ऐसे तर्क भी दिए हैं जो भविष्य में ऐसे मामलों में स्वतंत्र पत्रकारों, यूट्यूब चैनलों के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि लगभग 2 महीने बाद 4 पीएम चैनल तो जीत गया, लेकिन भारत का लोकतंत्र यानी भारत हार गया, आप हार गए। और ध्यान रहे, 4 पीएम की जीत में भारत की हार नहीं है, बल्कि ये जो 2 महीने का समय लगा है इसमें भारत की हार है, क्योंकि सत्ताधारियों का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। और ये पहली बार नहीं है, बार बार पिछले कई साल से चल रहा है। मैं अपने भी कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। बहुत सारे लोग इसे जीत के रूप में देखते हैं, मगर मेरी नज़र में ये भारतीय लोकतंत्र की हार है। कैसे है यही समझना है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए 4 पीएम चैनल से लेकर पिछले कुछ और मामलों को याद करेंगे और मैं आपको इस चैनल यानी लोकहित इंडिया की पूरी कहानी बताऊंगा। और जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तब समझ में आएगा कि भारतीय लोकतंत्र और भारत देश यानी भारत की जनता कैसे हार रही है, वो भी एक बार नहीं बार बार। दरअसल 12 मार्च 2026 को 4 पीएम चैनल को यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल भेजा जाता है और बताया जाता है कि सूचना मंत्रालय ने यूट्यूब को डायरेक्शन दिया है कि इस चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए। थोड़ी देर बाद यूट्यूब फिर से एक ईमेल भेजता है जो कि सरकार के आदेश यानी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ था, और यूट्यूब कहता है कि अब हम आपके चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं पूरे भारत में। आसान भाषा में सरकार ने कह दिया कि इस चैनल के कंटेंट भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए समस्या है। इतना ही नहीं, अगले कुछ ही सेकंड में इस चैनल को यूट्यूब की तरफ से 27 ईमेल भेजे गए और बताया गया कि आपके ढेर सारे वीडियो यानी 2 दर्जन से भी ज्यादा वीडियो ब्लॉक किए जा रहे हैं। मगर बाद में कोर्ट में रिकॉर्ड में कहा गया कि चैनल पर लगभग 50,000 वीडियो थे, आपत्ति मात्र 26 पर थी। आगे की कहानी सुनिए। उसी दिन दोपहर के आसपास 4 पीएम चैनल को बताया जाता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी यानी आईडीसी की बैठक 13 मार्च 2026 शाम 5 बजे होगी। इस कमेटी को कंटेंट ब्लॉकिंग के मामले में कंटेंट को देखकर फैसला करने की पावर दी गई है। यानी एक तरह से इस चैनल के प्रतिनिधि को बुलाया गया कि आप अगले दिन शाम 5 बजे कमेटी के सामने प्रस्तुत होइए। और फिर इसके बाद हियरिंग के समय को लेकर कई बार बदलाव हुआ और अंत में 18 मार्च को सुनवाई का मौका दिया गया। खबरों के अनुसार 24 मार्च को कमेटी ने फाइनल ऑर्डर पास किया, लेकिन चैनल को पता ही नहीं था कि ऑर्डर क्या है, क्यों है। सरकार की तरफ से बताया गया कि चैनल की कुछ सामग्री को देखकर कमेटी ने यह महसूस किया कि यह चैनल भारत में नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद इस चैनल के मुखिया और पत्रकार संजय शर्मा तथा 4 पीएम न्यूज नेटवर्क ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया और इसके तहत उन्होंने 3 डिमांड रखा कि चैनल ब्लॉकिंग का जो ऑर्डर है वो हमको दिया जाए, उस ऑर्डर को क्वेश किया जाए और 4 पीएम यूट्यूब चैनल और उसके सभी कंटेंट को भारत में रिस्टोर किया जाए। दूसरी तरफ सरकार ने कहा यानी सरकारी वकील ने कहा कि कमेटी ने कंटेंट देख लिया है और पाया है कि यह जनता के देखने के लायक नहीं, यानी जनता के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा कि 4 पीएम चैनल के कंटेंट भारत की नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए हानिकारक है। यानी सोचिए कि कितने गंभीर आरोप 4 पीएम चैनल पर लगाए गए। 140 करोड़ का देश, 6वीं अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी सेना, 56 इंच के प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, महामानव, अवतारी पुरुष, इन सब के रहते हुए देश इतनी कमजोर स्थिति में है कि एक चैनल के कंटेंट से इन्हें पूरा देश असुरक्षित लगने लगता है। देश की संप्रभुता खतरे में आ जाती है और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक माहौल बनने लगता है। बहरहाल ये मामला कोर्ट में चला, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखा। कोर्ट ने देखा कि इस चैनल पर करीब 50,000 वीडियो है, जबकि आपत्ति केवल 26 वीडियो पर है। कोर्ट ने यह भी देखा कि इसी तरह के पहले मामलों में पिटिशनर्स को कमेटी के सामने अपनी बात रखने की छूट देते हुए चैनल और अकाउंट को चलाने दिया गया था। अब 5 मई को हाईकोर्ट ने आदेश दिया और लीगल मुद्दों पर अंतिम फैसला दिए बिना बैलेंसिंग इक्विटीज यानी दोनों तरफ के हितों को संतुलित करते हुए आदेश दे दिया। इस आदेश में कहा गया कि जो पिटिशनर हैं यानी चैनल और संजय शर्मा, ये लोग कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी उन्हें बताएगी कि कौन से कंटेंट विवादित हैं, आपत्तिजनक हैं, और पिटिशनर को उस कंटेंट पर अपनी सफाई या जवाब देने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। अपने आदेश में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 50,000 वीडियो पड़ी है चैनल पे और मात्र 26 पर आपत्ति है, तो कुछ वीडियो के लिए पूरे चैनल को रोकना ठीक नहीं है। यूट्यूब को आदेश दिया गया कि आप चैनल को बहाल करिए और उन 26 वीडियोस को अस्थायी रूप से ब्लॉक करके रखिए, यानी जब तक उस पर बातचीत नहीं हो जाती, दोनों पक्षों के बीच चर्चा नहीं हो जाती, जब ये सब हो जाएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल उसको ब्लॉक करिए और चैनल को चालू करिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि
कुछ वीडियोस के लिए पूरे चैनल को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जो पूरे चैनल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब इसी तरह का तर्क कॉपीराइट के मामले में भी आना चाहिए, कॉपीराइट स्ट्राइक के मामले में भी आना चाहिए कि भाई 2-3 वीडियोज में अगर कुछ दिक्कत हो गई तो क्या पूरे चैनल को रोक दिया जाएगा। 4PM मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि कमेटी द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को दी गई कोई भी सिफारिश याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए। यानी कमेटी जो तमाम चैनलों के कंटेंट को देख रही है, जो किसी को नोटिस, किसी का चैनल ब्लॉक, किसी का वीडियो ब्लॉक करवा रही है, वो कोई भी सिफारिश यदि सूचना प्रसारण मंत्रालय को देती है कि इसको हटाइए, इसको ब्लॉक करिए, तो ये सारी चीज़ें याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यहाँ साफ साफ ये भी कहा गया है कि मंत्रालय चैनल पर अपलोड की जाने वाली भविष्य की सामग्री की निगरानी करने और यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जाती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। यानी फिलहाल 4PM चैनल को बहाल करने और 26 वीडियोज़ को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने, उन पर अपना पक्ष रखने का मौका देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या यह सच में जीत है? अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ जीत तो गए, चैनल बहाल हो गया, संकट कट गया। मगर जरा ठहरिए और टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं और इसके 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर गए थे। वहां जाकर इजराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड बोल के आए थे। तभी खबर आती है कि हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी जाती है और भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते, लगातार चुप्पी साधे रहते हैं। इस अनैतिक और अवैध हमले को मौन स्वीकृति दी जाती है। हर तरफ सवाल उठ रहा था कि दुनिया भर के देश सर्वोच्च नेता की हत्या पर शोक जता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इस घटना का विरोध कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? किस बात को लेकर खामोश हैं? ये डर है या फिर कुछ और है? खूब सारी आलोचनाएं हो रही थी और चौतरफा सरकार घिरने लगी थी, जवाब देते नहीं बन रहा था। तभी पता चलता है कि भारत में कई सारे यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है और खाली यूट्यूब ही नहीं, कई प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को जो कि सत्ता से सवाल करते हैं, आलोचना करते हैं, सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं, उन सब को बारी बारी से लपेटा जाना शुरू हो गया। यानी 28 मार्च के बाद से सरकार घिरना शुरू होती है और फिर घेरना शुरू कर देती है। अब सोचिए कि 12 मार्च को यानी इस हमले के 12 दिन बाद 4PM को बंद कर दिया जाता है और लगभग 2 महीने ये चैनल बंद रहा है और यहीं से बाकियों को भी संदेश दिया गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी बीच सरकार को जिन सवालों को दबाना था वो दबाने में सफल हो गए, यानी उनका टारगेट पूरा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के भीतर TMC के चुनावी मैनेजमेंट की कंपनी के डायरेक्टर को चुनाव से पहले उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और चुनाव खत्म होते ही बेल मिल जाती है। वोटिंग से पहले TMC के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वोटिंग के बाद छोड़ दिया जाता है। इसी तरह आपको याद दिला दें, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं पिछले 10 सालों का हिसाब किताब निकाल रहा था, वादों और दावों की हकीकत जांच रहा था, देश को बता रहा था कि क्या वादे किए गए थे और कितने पूरे हुए, कितने जुमले निकल गए, तभी अचानक से लोकहित इंडिया चैनल यानी इस चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया, यानी इसकी कमाई रोक दी गई। मैं लगातार पूछता रहा यूट्यूब से कि भाई क्या दिक्कत है, हमने क्या गलत कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, बताओ तो सही। मगर कोई स्पष्ट जवाब नहीं। एक मेल के जरिए बता दिया गया कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लायक नहीं है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि यूट्यूब हर एक वीडियो को पहले चेक करता है, चेक करने के बाद ही मोनेटाइज करता है। तो जब चैनल की हर वीडियो मोनेटाइज होने के लायक है, फिर चैनल मोनेटाइज होने के लायक क्यों नहीं है? बहरहाल इस मामले में हम बार बार लगातार प्रयास करते रहे, बातचीत करते रहे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और जैसे ही चुनाव लगभग पूरा होता है, यानी जैसे ही उन लोगों का टारगेट पूरा होता है, समय निकल गया, चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया। अब यहाँ कुछ लोगों को लग सकता है कि ठीक है, जीत तो गए, शायद यूट्यूब को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने ठीक कर दिया। मगर सवाल यह है कि वो जो लगभग महीने भर का समय था, चुनाव का समय था, उस समय हम जो कर सकते थे, जो सवाल कर सकते थे, जो मुद्दे उठा सकते थे, वो तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये चैनल हमारी आजीविका का आधार भी है। इसके अलावा हमारी कोई कमाई का स्रोत नहीं है, 1 रुपए का नहीं है। और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे साथ जो अन्य लोग जुड़े हैं उनका परिवार भी इसी से चलता है। सबकी जिम्मेदारी हमारे पास है, सब परेशान। तो ऐसे समय में हम सरकार के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड खंगालेंगे या अपना पेट पालने के बारे में सोचेंगे, आगे के कार्यक्रम कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगा, ये सोचेंगे। वहां से मुझे एक बात समझ आई, और उस दौरान ध्यान रखिएगा बहुत सारे चैनलों पर गाज गिरी थी, कईयों को बंद किया गया, कईयों को डिमोनेटाइज किया गया, और आज तक सिस्टम लगातार, वही सिस्टम लगातार देखने को मिल रहा है कि वो लोग जब भी परेशान होते हैं तो स्वतंत्र पत्रकारों को उलझा दिया जाता है, कोई ना कोई टेंशन दे दिया जाता है। दूसरी घटना आपको याद दिला दूं, जब पहलगाम वाला मामला हुआ, भारत के 26-27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, हर तरफ आलोचना हो रही थी, सवाल हो रहा था कि आतंकवादी घर में घुस के कैसे मार दिए।
तभी एक न्यूज एजेंसी जो कि सत्ता में बैठे लोगों की स्पष्ट दलाल बताई जाती है, उसने चुन चुन कर तमाम यूट्यूब चैनलों को स्ट्राइक भेजना शुरू कर दिया। लगे धमकाने, 23 लाख रुपया दो, 18 लाख प्लस जीएसटी दो, नहीं तो चैनल में डिलीट करा देंगे। कई चैनलों को उन लोगों ने बंद भी करवा दिया, डिलीट भी करवा दिया। बहुत सारे लोगों को पैसा देना भी पड़ा। उस दौरान भी यही मामला था। जब वो लोग परेशान थे तो सवाल करने वालों को परेशान किया गया। इसके अलावा इस चैनल की एक और कहानी बता दूं। अभी कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब एपस्टीन फाइल खुलेगी 19 तारीख को तो भारत के पीएम बदल सकते हैं और कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने बाकायदा तारीख भी बता दिया था कि फला तारीख को बदल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और थंबनेल पर यही लिख के मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में सिर्फ मैंने ये बताया था कि एपस्टीन फाइल किस चिड़िया का नाम है, उन फाइलों में क्या है और पूर्व मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा दावा जो किया है वो क्यों किया है और इस दावे के बाद क्या हो सकता है, क्या सच में बदल सकते हैं। थंबनेल पर मैंने बड़ा बड़ा लिखा था कि 19 तारीख को बदल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। लेकिन ऐसी ही एक कमेटी ने, जैसी कमेटी 4 PM के मामले में है, वैसी ही एक कमेटी की तरफ से मेल आता है कि आपका ये वीडियो हम हटाना चाहते हैं, फला तारीख को फला टाइम पर अपनी बात रख दीजिए। हम लोग ऑनलाइन जुड़े। पहले तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत शुरू किया, चैनल के नाम की सराहना की, कहा कि आपने अपने चैनल का नाम बहुत अच्छा रखा है। मैंने भी धन्यवाद कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि भाई 19 तारीख तो बीत गई, प्रधानमंत्री तो नहीं बदले। मैंने कहा कि नहीं बदले तो नहीं बदले, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी बात थोड़ी ना है, ये तो एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, उन्हीं की बात मैंने लिखा है और मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है बड़ा सा। मैंने उनसे कहा कि आप चाहें तो वीडियो पूरा देख लीजिए। पूरी वीडियो में मेरी तरफ से कहीं भी ये दावा नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। पूरी वीडियो में मेरी तरफ से कहीं कोई दावा हो कि प्रधानमंत्री बदल जाएंगे फला तारीख को तो बताइए, बल्कि उल्टे मैंने उस वीडियो में कहा था कि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उनका कैरेक्टर कहता है चाहे जो फाइल खुल जाए दुनिया की। तो मैंने साफ तौर पर कमेटी के सदस्यों से यही कहा कि हुजूर आप वीडियो देख लीजिए, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। तो सामने से उनका जवाब मिला कि नहीं नहीं, वीडियो तो हमने देखा ही नहीं है, हम तो खाली थंबनेल देखकर बात कर रहे हैं। इतना सुनकर मैं अवाक रह गया। बताइए, इतने सीनियर अधिकारी लोग हैं, इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और बिना वीडियो को देखे नोटिस भेज दिया जाता है। वीडियो डिलीट करने की बात सामने आती है। उनका कहना था कि आपने ये क्यों लिखा है कि फला तारीख को बदल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, आपका ये थंबनेल शेयर हो रहा है। यानी आपने वीडियो शेयर होते हुए सुना होगा, यहाँ कह रहे हैं कि लोग स्क्रीनशॉट लेके खाली थंबनेल शेयर कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए। तो उनका कहना था कि आपने ये क्यों लिखा कि फला तारीख को बदल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। मैंने कहा कि मैंने वहां पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, यानी जो ये पूरी लाइन पढ़ेगा वो क्वेश्चन मार्क नहीं देखेगा और वीडियो भी नहीं देखेगा, खाली वो शुरू के 4-5 शब्द पढ़ के थंबनेल के ये मान लेगा कि प्रधानमंत्री बदल जाएंगे और वहीं से स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना शुरू कर देगा, वीडियो ना देखेगा ना दिखाएगा। मैंने उनसे कहा कि ये मेरा दावा नहीं है, एक पूर्व मुख्यमंत्री का दावा है और मैंने उनके दावों का खंडन भी किया है वीडियो में। तब उनकी तरफ से कहा जाता है कि बताइए क्या करना है, हम वीडियो को हटाना चाहते हैं, क्यों ना हटाया जाए। हमने कहा कि आपने वीडियो तो देखा ही नहीं है, खाली थंबनेल पर आपत्ति है तो फिर वीडियो की बात ही नहीं करनी है। थंबनेल से दिक्कत है तो थंबनेल में बदल देता हूं। बल्कि मैंने उनसे पूछा भी कि बताइए क्या चेंज करना है, तो कहते हैं कि आप यहाँ जोड़ दीजिए कि किसने कहा है। मैंने कहा ठीक है और मैंने थंबनेल पर जोड़ दिया कि वो बात किसने कहा था। तो समझने वाली बात यह है कि इतने सीनियर अधिकारी, इतने वरिष्ठ और विद्वान अधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं। बात यह है कि थंबनेल पर ही हम पूरा 15-20 मिनट 30 मिनट की वीडियो का मैटर नहीं रख सकते ना, और वहां पर कुछ ऐसा कैची लिखना होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी लिख दिया जाए, मगर समझने वाली बात यह है कि जो भी जिसे भी थंबनेल से कोई आपत्ति होगी वो एक बार वीडियो को देखेगा ना कि वीडियो में ऐसा क्या है, किन तर्कों के आधार पर यह बात लिखी गई है। और फिर जो 4-5 शब्द पढ़ सकता है वो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं देखेगा। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो गलत हो, अगर वीडियो को देखा जाए तो, जिसका संबंध उस कंटेंट से ना हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं था। वीडियो देखने के बाद कोई भी उस लाइन को गलत नहीं ठहरा सकता था। वैसे यूट्यूब पर थंबनेल को लेकर बहुत सारे सवाल बार बार किए जाते हैं, मगर समझने वाली बात यह है कि उसी यूट्यूब पर गोदी मीडिया के तमाम सैकड़ों की संख्या में फर्जी चैनल हैं जो पूरी तरह से फर्जी खबरें दिखाते हैं। रावलपिंडी और पाकिस्तान में पता नहीं कहां कहां तक फौज को घुसा देते हैं। तब यही यूट्यूब, यही सरकार, यही कमेटियां कहां सो रही होती हैं। क्या उनको कोई नोटिस दिया जाता है? कभी उनको बुलाया जाता है कि आप सफाई दीजिए, ये थंबनेल में क्या लिख दिया है? वो सब तो कई बार क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते और बहुत सारी ऐसी बातें लिखते हैं, दिखाते हैं, फर्जीवाड़ा फैलाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। हाल फिलहाल में जब ईरान वाला मामला हुआ है अभी, तो बहुत सारे चैनलों पर कार्रवाई शुरू हुई। पॉलिटिक्स के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर कार्रवाई हुई। अब तक मामला अदालतों में लटका पड़ा है। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पर भी कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कंटेंट कथित रूप से हटा दिए गए। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में मैंने यही पैटर्न देखा है
कि जिससे भी दिक्कत हो उस पर मुकदमा लाद दो, उसका चैनल ब्लॉक करा दो, या फिर उसके कुछ कंटेंट हटा दो, या फिर उसको उठा के जेल में डाल दो। कुछ समय के लिए अंदर रखो, उसको परेशान रखो, डिस्टर्ब रखो, उसके लिए दिक्कत पैदा कर दो ताकि वो उसी में उलझा रहे, और फिर कभी अदालत की तरफ से तो कभी खुद सरकार की तरफ से राहत दे दी जाती है। आप सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की बात ही कर लीजिए। एनएसए लगाकर कई महीने तक उनको जेल में सड़ाया गया, और जब अदालत में आरोपों को साबित करने की बात आई, जवाब देने की बात आई, तो सरकार ने अपने मन एनएसए को हटा लिया, उनको रिहा कर दिया गया। अब सोचिए कि महीनों तक जो प्रताड़ना उनको मिली, उनके अपनों को मिली, उनके संस्थान को मिली, जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक ठेस पहुंची, उन सब के जिम्मेदार कौन है? और चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने एनएसए हटा लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। क्या न्यायपालिका को यह नहीं पूछना चाहिए कि इस तरह से फर्जी मुकदमे आप लोगों पर क्यों लगा रहे हैं? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सत्ता के इशारे पर इस तरीके से संविधान की ऐसी तैसी करते हैं और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं? लद्दाख में भी हमने देखा, जब सरकार घिरती हुई नजर आई तो सोनम वांगचुक को उठाकर जेल में डाल दिया गया। यानी जहां से भी संकट पैदा हो रहा हो, उन लोगों पर कोई ना कोई समस्या डाल के कुछ समय तक के लिए उनको खामोश करा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। बात किसी चैनल की हो, पत्रकार की हो, सामाजिक कार्यकर्ता की हो, या फिर नेता की या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, विपक्षी पार्टियों के जमीनी वर्कर्स की हो। इसीलिए मैंने कहा कि भले ही 4 PM बहाल हो गया, मगर इस मामले में भी एक बार फिर से भारत हार गया, भारत का लोकतंत्र हार गया। क्योंकि ब्लॉक करवाने वालों का जो टारगेट था कि समस्याग्रस्त समय को काटना है, वो पूरा हो गया। अब कौन सवाल करेगा कि ईरान के मामले में हुजूर खामोश क्यों रहे? सवाल करेगा भी तो कौन सुनेगा? उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा, बात पुरानी हो गई। और भारत के लोग वैसे भी भुलक्कड़ होते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में कम से कम 4 मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और दर्जन भर से दूसरों का अनुभव देखकर यही फार्मूला निकल कर आया है कि एक कमेटी जिसके पास वीडियो को देखने भर का टाइम नहीं है, थंबनेल देख के नोटिस भेज दिया जाता है और ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो कि आसमान से भी ऊपर हैं। कमेटी के माननीय सदस्य कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क कोई देखता ही नहीं। कौन देखता है? वैसे सवाल यह भी है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बदलने की बात करना या चाहत रखना, ये कोई गुनाह तो नहीं है भाई। हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं ना कि लोग सीएम, पीएम और तमाम लोगों को पद पर रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। तो फिर इसमें इतना कौन सा बड़ा मामला हो गया? क्या एक थंबनेल पढ़ के सरकार गिर जाएगी? और जो लोग आलोचनाओं से इतना डरते हैं, इतने छुई मुई हैं, तो फिर काहे कुर्सी पर बैठे हैं? छोड़ दीजिए कुर्सी, चुपचाप घर में जाके बैठिए, देखिए कौन जाता है आपसे सवाल पूछने। कोई नहीं जाएगा। इस देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। कितने लोगों से सवाल होता है? नहीं होता है किसी से, क्योंकि सब किसी जिम्मेदार पद पर नहीं बैठे हैं, सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, सबके कंधों पर देश की जिम्मेदारी नहीं है, और सबके ऊपर देश की जनता का करोड़ों रुपए का टैक्स खाने पीने, रहने और सुरक्षा में खर्च नहीं होता है। हमने देश जिन्हें सौंपा है, सवाल तो उन्हीं से करेंगे। अगर सवाल बर्दाश्त नहीं है तो 2 रास्ते हैं, या तो कुर्सी छोड़ दीजिए, कोई सवाल नहीं पूछेगा, या फिर इमरजेंसी लगा के तानाशाही घोषित कर दीजिए, हम लोग भी बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। क्योंकि अगर लोकतंत्र का नाम लिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी देनी पड़ेगी। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? जो सिस्टम अमृतकाल में लगाया गया है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।